तो ये विश्वविद्यालय थे जिनसे हम बने हैं, ये सरकारी शिक्षा थी जिससे हम पढ़ पाए। 300 रुपये फीस थी इलाहाबाद विश्वविद्यालय की, 3000 होती तो हम नहीं पढ़ पाते। हम उस पृष्ठभूमि के पहली पीढ़ी के लोग हैं और आज ये सब बर्बाद कर दिया और देश में कोई बोलता नहीं है इस पर। यूआर में ओबीसी एससी कैसे आ जाएगा, वो तो ओबीसी एससी है, उसका तो अलग होता है। तो हमने कहा सर यूआर मतलब अनरिजर्व्ड होता है, उसमें मेरिट में जो आएगा वो सारे आ सकते हैं, भले ही वो एससी एसटी ओबीसी कोई भी हो। अरे ऐसे कैसे, तो वहां भी तुम ही लोग, यहाँ भी तुम ही लोग, तो सब तुम ही रख लो। वो मूर्ख प्रोफेसर आज भी मेरे कॉलेज में बैठा हुआ है। अगर सरकार के लोग कहते हैं कि राम मंदिर का उद्घाटन का कार्यक्रम अयोध्या में जैसा हो, उससे बड़ा कार्यक्रम डीयू कैंपस में होना चाहिए। पूरा डीयू कैंपस भगवा रंग में रंग दिया गया, मेन गेट पर डीयू के जय श्री राम लिखा हुआ था। कोई प्रोफेसर विरोध किया क्या? किसी और धर्म का स्लोगन अब एक सरकारी विश्वविद्यालय पर लगाया जा सकता है, केंद्रीय विश्वविद्यालय पर? विद्यार्थियों के हॉस्टल की जमीन पर गौशाला खोलने की हिम्मत कौन कर सकता है? अरे वो यही है ना कि मोदी जी आप इतनी मेहनत क्यों करते हैं, आप थोड़ा आराम भी कर लिया करिए। महंगाई के बहुत फायदे हैं। रुपए की कीमत डॉलर की तुलना में जब बढ़ती है तो एक्सपोर्ट फायदेमंद होता है। देश अब उस दिशा में जा रहा है कि वो महंगाई के फायदे गिनाता है, वो बेरोजगारी के फायदे गिनाता है, वो पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ाने के फायदे गिनाता है। कल तक प्याज पर सरकारें गिर जाती थी, अब किसी बात पर नहीं गिरती हैं। अब हर चीज़ को पॉजिटिव ढंग से दिखाया जा रहा है। एक बार नमस्कार, मेरा नाम राघव है और आप पॉलिटिक्स देख रहे हैं। हमारी आज की इस चर्चा में खास मेहमान हैं डॉक्टर लक्ष्मण यादव, और मेहमान इसलिए कि उनकी एक किताब आई है। किताब का नाम है प्रोफेसर की डायरी। ये किताब वैसे तो बेस्ट सेलर हो चुकी है इस चर्चा से पहले, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन इस किताब में जो मुद्दे उठाए गए हैं वो एकेडमिक दुनिया की वो सबसे ज़रूरी मुद्दे हैं जिसको लेकर के लंबे समय से बात तो हो रही है, लेकिन खुले मंच पर ज़्यादातर लोग नहीं आना चाहते हैं क्योंकि नौकरी बचाने का खतरा है। इस किताब के पहले पन्ने पर जो लिखा हुआ है उसमें एक चीज़ बड़ी दिलचस्प है कि जो है वो भी खो सकता है, और ये वो चीज़ है जो लगभग लोगों को डराती रहती है। आजकल की अकादमिक दुनिया का जो माहौल है इससे तमाम यूनिवर्सिटीज़ प्रभावित हैं। आप बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के भीतर का हालात भी देखते होंगे। पहला सवाल यही आपसे लक्ष्मण सर कि कैसे मन बना कि इस किताब को लिखा जाए, और इस किताब में क्या क्या लिखा जाए ये कब आपके ख्याल में आया? 15 साल के इस पूरे करियर में यूनिवर्सिटी के भीतर आपने क्या क्या महसूस किया, और फिर क्यों ऐसा लगा कि इस किताब को एक प्रोफेसर की डायरी के तौर पर लिखा जाना चाहिए? बहुत शुक्रिया राघव जी और पॉलिटिक्स का कि जो जोखिम हमने किताब लिखने का उठाया वो दूसरा जोखिम लोग उसे पढ़ने का उठा रहे हैं, और बड़ी तादाद में लोग पढ़ रहे हैं उसे, बेस्ट सेलर अभी भी है। और तीसरा जोखिम आप जैसे लोग उठा रहे हैं जो इस पर बात कर रहे हैं, तो इसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। सवाल इस बात का ये अगर पूछा जाए कि किताब लिखने का ख्याल कब आया, इसका एक जवाब तो ये है मेरे पास कि मैं चूँकि हिंदी साहित्य का विद्यार्थी हूँ और विद्यार्थी बना रहना चाहता हूँ। प्रोफेसर की नौकरी छीन लेंगे, विद्यार्थीपन तो नहीं छीन पाएंगे। इस वजह से लिखने, पढ़ने, दुनिया को देखने के अपने तौर तरीके में जो कुछ सीखा था तो कुछ कुछ कहीं कहीं नोट कर लिया करता था। अब तक की ज़िंदगी में जो 20 साल मेरे अकादमिक जीवन के रहे उनमें कई बार किसी डायरी के पन्ने पर कुछ नोट कर लिया, किसी किताब के पीछे कुछ नोट कर लिया, किसी दिन बहुत ख़ास कुछ हुआ तो उसे कहीं दर्ज कर लिया, कहीं कुछ बहुत परेशान करने वाली बात हुई तो वो लिख लिया। शायद कभी सोचा था कि अपनी कभी आत्मकथा लिखूंगा, कोई अपने ऊपर कोई किताब लिखूंगा तो उसमें ये सब काम आ जाएगा। लेकिन पिछले 14 साल के अकादमिक जीवन में शुद्ध रूप से अकादमिया के भीतर जिस तरह का रूप देखा, और फिर एक दिन ऐसा आया कि मुझे निकाल दिया नौकरी से, वो नौकरी छीन ली गई। फिर मुझे लगा कि इस किस्से को अलग से कहना ज़रूरी है, और आपने बहुत शानदार ओपनिंग रिमार्क दिया कि ये किस्से ऐसे हैं जिन्हें अमूमन एकेडमिया से जुड़े लोग जानते हैं, मानते हैं, बस कहते और सुनते नहीं। ये किताब उस दस्तावेज की तरह है जो उन किस्सों को आम जनता तक पहुंचा रही है, ताकि आम जनता जो शायद इन विश्वविद्यालयों, स्कूलों, कॉलेजों में नहीं है या उससे सीधे जुड़ी नहीं है, उसे ये पता चले कि जब ये स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय थे तो उनके बच्चों के लिए कितना बड़ा मौका है, और जब ये बर्बाद हो रहे थे तो कितना कुछ बर्बाद हो रहा है। तो वो सब कहने के लिए किताब लिखी गई है।
25-50 साल बाद कोई अगर आज के वक्त को याद करेगा तो वो इस किताब को देखकर कहेगा कि हाँ, उस समय भी कोई था जो आपको आगाह कर रहा था कि बचा सकते हैं तो अपनी कलम और किताब को हर कीमत पर बचा लीजिए। एक चीज़ मैं इसकी भूमिका को पढ़ रहा था और बहुत शानदार भूमिका है। इसमें एक बात लिखी गई जो लगभग मैं अपने बचपन से सुनता आ रहा हूँ कि भारत विश्व गुरु है। हम सभी को ये बात पता है। लेकिन इसमें जो दूसरा स्टेटमेंट है कि इन गुरुओं में किसान, कामगार, शिल्पकार, दलित, शोषित, वंचित, पिछड़े, इनकी भागीदारी कितनी है। मैं चाहूँगा कि कुछ आंकड़े भी आप रखें कि 14 साल के इस पूरे करियर में आप यूनिवर्सिटी के भीतर ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी या किसानों के प्रतिनिधित्व को किस प्रतिशत में आंकते हैं? दो चीज़ें हैं। ये आप इस पूरी किताब को पढ़ेंगे तो आपको ये महसूस होगा कि एक ऐसे देश में, भारत जैसे देश में, जिसमें जाति इतनी बड़ी सच्चाई थी और हज़ारों साल से जाति देख करके किसी शिक्षा मिलेगी और किसे नहीं मिलेगी ये तय कर दिया गया था। चाहे वो कर्ण का ऐतिहासिक मिथकीय प्रतीक ले लें, चाहे एकलव्य का ले लें, किसी का शंभूक का ले लें, वो केवल ऐतिहासिक किस्से नहीं हैं, वो इस देश की हकीकत है। यानी एक किस्म का रिजर्वेशन इस देश में एजुकेशन को लेकर के बहुत पहले से रहा है। संविधान लागू हुआ, उस संविधान के लागू होने के बाद जो नए डेमोक्रेटिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बने, उन्होंने उस वंचित शोषित जमात के लिए रास्ते खोल दिए। ये किताब एक बार याद करेगी ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले को। ये किताब बीच बीच में आपको कभी कभी ले जाएगी डॉक्टर अंबेडकर की तरफ। ये किताब ले जाएगी आपको गवर्नमेंट के यानी सरकारी स्कूल कॉलेज की तरफ, और वो ये बताएगी कि वो दरवाजे खोले इन एकेडमिक इंस्टीट्यूशन ने जिससे दावा विश्व गुरु का किताबों में रहा हो। गुरुओं के किस्से बहुत त्रासद हैं, लेकिन वो दरवाज़ा जो खुला संविधान से खुला, फिर मंडल कमीशन से खुला सरकारी आंकड़ों में, और वो दरवाज़ा खुला तो स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय तीनों में इस देश के 90% वंचित शोषित जमात के लोग स्टूडेंट बने, प्रोफेसर बने, रिसर्चर बने। इसलिए मैं इसकी भूमिका तो देखता हूँ कि वो दरवाजे खुले, एकेडमिक डिस्कोर्स में वो डेमोक्रेसी आ रही थी। लेकिन पैरेलली मैं ये देख रहा हूँ कि जैसे जैसे ये एकेडमिक इंस्टीट्यूशन डेमोक्रेटाइज हो रहे थे, वैसे वैसे पॉलिसी मेकिंग के जरिए इनके इस कल्चर को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया गया। और एक सरकार का मामला नहीं है, पिछली सरकारों ने भी ये काम किया। उन्होंने सरकारी शिक्षा को बेचने की शुरुआत कर दी थी। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से लेकर के, WTO में सिग्नेचर से लेकर के, प्राइवेट इंस्टीट्यूट खड़े करने का सारा काम पहले हो चुका था। 14 के बाद क्या हुआ कि वो काम बहुत तेज हो गया, जिससे कि वो बहुत तेज़ी से वो दायरे सिमटते चले गए जिसमें इस देश के वंचित शोषित गुरुओं के लोग। भूमिका में आप पढ़े होंगे तो आपको मिला होगा कि मेहनतकश लोगों ने इस दुनिया को रहने लायक बनाया, सड़कें बनाई हमारे लोगों ने, पेड़ों में से, पत्तियों में से, खेत में पैदा होने वाले अनाज में से क्या खाना है क्या नहीं खाना है उसे उगाया, उसे सींचा हमारे लोगों ने। संसद भवन से लेकर के सड़क तक हमारे लोगों ने बनाई, इमारतें बनाई, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय बनाए। और जब ये मॉडर्न स्ट्रक्चर में आए तो उन्हीं लोगों को जगह नहीं मिली। वो जो कपड़ा बुनता है वो कपड़ा नहीं पहन पाता, जो इमारतें बनाता है वो उसमें रह नहीं पाता। ये उस दिशा से लिखी गई बात है। जिसने स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय बनाए वो उसमें जगह नहीं मिली, और जब मिली तो धीरे धीरे उसको अंदर से खोखला किया जा रहा है। जिसका उदाहरण, चूँकि आपने तथ्य की बात की है तो मैं एक तथ्य देना चाहता हूँ। 2019 का समय था, 18-19, जब इस किताब में भी जिक्र है 13 पॉइंट रोस्टर आया, और वो रोस्टर ये कह रहा था कि 13 पॉइंट का रोस्टर होगा तो उसमें डिटेल में है कि कैसे SC, ST, OBC के प्रोफेसर नहीं बनेंगे, उसकी पॉलिसी लागू हो गई। देश में आंदोलन हुआ, वो पॉलिसी वापस हुई। फिर भी जब मैंने RTI लगाई तो देखा कि 2019 तक इस देश के 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में एक भी प्रोफेसर OBC नहीं है, एक भी प्रोफेसर OBC नहीं, नॉट अ सिंगल, एक भी नहीं। आज की तारीख में जब हम और आप बात कर रहे हैं तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के आंकड़े 50 से ऊपर हो गए हैं और प्रोफेसर के आंकड़े 40 के आसपास है। 41 प्रोफेसर OBC, मतलब प्रति यूनिवर्सिटी एक प्रोफेसर भी नहीं है। मतलब ये आंकड़ा आप देखेंगे तो 2-2.5% है, और होना चाहिए था OBC को 50%। अगर रिजर्वेशन को फॉलो करो तो 27 तो होना चाहिए था, और 2-2.5% OBC। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के आज की तारीख में प्रोफेसर
मुश्किल से 4% होंगे, 4-4.5%। 95 to 97% पोस्ट वैकेंट थी, लंबे समय से चली आ रही थी। अब एक और आंकड़ा इसमें जोड़ लीजिए, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय का हूँ तो इसकी किताब के किस्से भी वहाँ से हैं। लगभग 90 कॉलेज हैं ना डीयू में, 90 में आज मैं दावे से कह रहा हूँ एक भी SC ST OBC प्रिंसिपल नहीं मिलेगा। अगर कहीं एक आध होगा तो वो अपवाद से होगा, या इसके पहले कोई रहा होगा तो वो अपवाद रहा होगा। 90 कॉलेज में प्रिंसिपल कौन है? वाइस चांसलर 1922 में ये यूनिवर्सिटी बनी, 2022 में इसके 100 साल पूरे हो गए हैं, और आज तक एक भी दलित इसका वाइस चांसलर नहीं बना, एक भी OBC वाइस चांसलर नहीं बना। आदिवासी की बात ही छोड़ दीजिए। ये है एकेडमिया का सच, ये है विश्व गुरु के दावे के भीतर की सच्चाई, जिसके लिए ये किताब लिखी गई। जो थोड़े से लोग आए, वो जब आँख में आँख डाल करके बोलने लगे तो उनकी नौकरी छीनने वालों ने नौकरी छीन करके ज़ुबान खामोश करने की कोशिश की। एक किस्सा मैं इसमें पढ़ रहा था, और वो देखा जाए तो एक बड़ा भावुक किस्सा है। मैं उससे खुद को भी जोड़ पाता हूँ, क्योंकि मैं जब पहली बार एज अ प्रोफेसर किसी कॉलेज में पढ़ाने के लिए गया, वो किस्सा जो प्रोफेसर का आईना है कि आप पहली बार जब क्लासरूम के भीतर घुसते हैं और बच्चे जिस तरह से आपको ट्रीट करते हैं, आपको ये साबित करना होता है कि मैं पढ़ाने आया हूँ। कैसा अनुभव था, मैं वो किस्सा जानना चाहूँगा, क्योंकि किताबों में शब्दों की बाध्यता होती है। आप ये बताइए कि जब पहली मर्तबा उस यूनिवर्सिटी में जहाँ पढ़ने का लोग सपना देखते हैं, आप पढ़ाने पहुँचे थे, कैसा लगा था आपको? इसके पहले मैंने एक वाक्य लिखा है, उसी दिन जिस दिन मैं अपने शजर, मैंने एक प्रतीकात्मक इस्तेमाल किया है कि एक ऐसा शजर जिस पर मेरा एक छोटा सा घोंसला होगा। वो सपने हज़ारों साल से हमारे लोगों ने देखा, नहीं पूरे हो पाते थे। पहली बार जिन हाथों में कुदाल, फावड़े, कुछ और हुआ करते थे, हमारे पुरखों ने, हमारे परिवार के लोगों ने उनसे वो छीन करके इसमें कलम पकड़ाई। ये हमारे परिवार के लोगों का त्याग, तपस्या और बलिदान है। और देश में संविधान लागू था, तो इन 2 वजहों से ये लागू, मतलब ये हमारे तक पहुंच पाया कि हम कलम पकड़े, और आज जो कुछ भी है उसी कलम और किताब के दम पर है। तो उसमें वो किस्सा मैंने लिखा कि जब गांव से चले थे तो माँ ने थोड़ा सा दाल, थोड़े से चावल की पोटरी, एक अचार की डिबिया छोटी सी, थोड़ी सी घी, देसी घी की थोड़ी सी डिबिया, सब कुछ लाद करके और अपनी उम्मीदों को हमारे कंधों पर लाद करके और आशीर्वाद दे करके भेजा था कि जाओ पढ़ाई लिखाई करना तो हमारी पीढ़ियों की दुख दर्द को ख़त्म कर दोगे। तो हमने ये तय किया कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जब पहुँचे तो उसकी मीनानों पर हमने सदियों पुराने ख्वाब को लाकर रख दिया था कि इन विश्वविद्यालयों से वो पूरे होंगे, और उस इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने उसमें पंख लगाकर उसे उड़ना सिखाया और हम DU तक आए। तो ये विश्वविद्यालय थे जिनसे हम बने हैं, ये सरकारी शिक्षा थी जिससे हम पढ़ पाए। 300 रुपये फीस थी इलाहाबाद विश्वविद्यालय की, 3000 होती तो हम नहीं पढ़ पाते। हम उस पृष्ठभूमि के पहली पीढ़ी के लोग हैं, और आज ये सब बर्बाद कर दिया और देश में कोई बोलता नहीं है इस पर। आज उसी इलाहाबाद विश्वविद्यालय की फीस 400% बढ़ा दी, और जिन बच्चों ने आंदोलन किया उनको हमने जेल में डाल दिया। आज फीस कितनी है उसी इलाहाबाद में? गरीब, कमज़ोर, किसान, मजदूर के बच्चे कैसे पढ़ेंगे? तो वहाँ से एक सफ़र तय हुआ था, इसलिए किताब उस सफ़र को कहती है। दिल्ली यूनिवर्सिटी आए और यहाँ पर PhD किया, JRF किया, और वो किस्सा जो कि बहुत दिलचस्प है, बहुत इमोशनल है मेरे लिए। पता नहीं, आपने ठीक कहा कि शब्दों की सीमा होती है, इसलिए वो, और कई बार जो महसूस करते हैं आप उसे लफ्ज़ों में बयां कर नहीं पाते पूरा। फिर भी मैंने कोशिश की कि मैं उस एहसास को दर्ज करूं। मैं 21.5 साल का एक नौजवान था, JRF क्वालिफाई कर गया था, टॉपर ऑफ द बैच इलाहाबाद यूनिवर्सिटी था, सब कुछ मेरे पास था, और जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज। इस किताब में सारे नाम बदले हुए हैं, फिर आगे उस पर बात करेंगे क्यों बदल दिया, लेकिन जाकिर हुसैन कॉलेज मेरा अपना कॉलेज। दूसरा इंटरव्यू दिया, प्रिंसिपल, उस समय का माहौल, सब कुछ इतना पॉजिटिव हुआ, मेरा अपॉइंटमेंट हो गया 21.5 साल के एक नौजवान का। तो जब क्लास में जाता है तो उसकी इतनी कम उम्र, और बच्चों वहाँ रैगिंग वैसे तो बैन होती है, लेकिन बच्चे फिर भी कुछ शरारत तो कर लेते हैं ना। तो सीनियर बच्चों में से कोई जाके कहा कि चलो तुम खड़े हो जाओ, मैं तुम्हारा प्रोफेसर हूँ, और तुम बैठ जाओ, तुम्हारा क्या नाम है, थोड़ा परेशान किया। तो फिर किसी और ने आके बोला कि ऐसे परेशान हो जाओगे तुम लोग ना, सब आदमी तुम्हारे टीचर नहीं, ये तो सीनियर थे, रैगिंग ले रहे थे तुम्हारी। मैं पहुंचा, मेरी क्लास का टाइम हुआ, मैं पहुंचा तो मैंने कहा कि मैं आपका टीचर हूं। तो बच्चा बोल पड़ा, पहले आई कार्ड दिखाओ। तो हमने कहा ये क्या होता है, आई कार्ड तो मेरे पास था नहीं, और मैं भी डर गया। मतलब मैं विद्यार्थी से पहली बार शिक्षक बना था। वो मेरे लिए इतना शानदार अनुभव है कि वो आईने वाली बात यहीं से जुड़ती है।
मैं बहुत छोटा था बचपन में, तो जो किस्से मेरे बाबा सुनाया करते थे वो कबीर पंथे मिजाज के थे, संत गुरुओं के दोहे सुनाया करते थे। मेरे बड़े पिताजी कबीरपंथी सदगुरु से दीक्षित थे। मेरे पिताजी कॉमरेड थे, समाजवादी आंदोलन से निकले हुए, किशन पटनायक के साथ काम किया उन्होंने। उन लोगों से एक तालीम मिली थी कि तुम कुछ बड़ा करो। तो वो आईना जब मैं देखता था तो मैं उसमें सोचता था कि मैं क्या बड़ा करूँगा। घर से चल के इलाहाबाद से पढ़ते हुए फिर यहाँ आया तो वो आईना हमेशा एक सवाल करता था, क्या करोगे तुम। इसीलिए मैंने कहा कि मेरा सबसे बड़ा इम्तिहान उन आईनों ने लिया है। सबसे ज़्यादा डर उसी आईने से हुआ और सबसे ज़्यादा हिम्मत भी उसी आईने से मिलती थी, क्योंकि उसमें मुझे मेरे पुरखे नज़र आते थे। अचानक जब उस बच्चे ने ये पूछा तो मुझे लगा वो आईना जो मुझसे सुबह पूछ रहा था कि तुम बन तो गए प्रोफेसर, कैसा लग रहा है, लग रहे हो प्रोफेसर, तो उस दिन से वो आईना मेरी क्लास में टिका रहा। थोड़ी देर बाद मैंने उन बच्चों से कहा कि देखो बच्चे, मेरा अभी भी अपॉइंटमेंट हुआ है और मैं आपको पढ़ाने आया हूँ। तो मैंने कहा कि प्रोफेसर को कोई आई कार्ड उस समय मिलता नहीं था, कोई ड्रेस तो होता नहीं था कि आप वो बता पाएँ, लेकिन अपनी बातों से, अपने ज्ञान से, अपने तर्क से हमने थोड़ी देर में एहसास करा दिया। थोड़ी देर बाद वो बच्चा बाहर आया तो कहा कि सॉरी सर, वो सीनियर लोग बहुत परेशान किए थे ऐसा इसलिए। मैंने कहा बेटा उन्होंने तुम्हारी रैगिंग ली, तुमने मेरी रैगिंग ले ली। तो वो बहुत दिलचस्प किस्सा है, लेकिन इमोशनल और ज़रूरी पहलू ये था कि एक शिक्षक के बतौर मैंने 14 साल के अपने करियर में ये महसूस किया कि एक आईना मेरी हर क्लासरूम में सामने टंगा है जो दिखता नहीं है, लेकिन वो मेरा इम्तिहान लेता था कि मैं एक अच्छा शिक्षक हूँ या नहीं हूँ। इसलिए मेरे बच्चों की आंखें मुझे बताती थीं कि आप पढ़ के आए हैं, पढ़ाने के नहीं। 1 घंटे अगर किसी बच्चे ने क्लास में आपको अपना कीमती समय दिया है तो आपने कितना उसे निभाया, और वो निभाते रहे 14 साल। इसीलिए मेरे बच्चों से कितनी बार फीडबैक लिया गया, और मैं वो विद्यार्थी हूँ जिसको जब कॉलेज से निकाला गया तो उसके पढ़ाए हुए बच्चे आंदोलन करने लगे, रोने लगे। तो वो आईना उसने मुझे बनाया है। एक किस्सा इसमें क्लासरूम की क्रांति का है। उसमें एक लाइन मुझे बड़ा सही लगी जिसमें आपने कहा कि जिस पाँव के नीचे गर्दन दबी हो उसको सहलाना मजबूरी हो जाता है। ये तो एकेडमिक का आपने बताया कि कैसे प्रोफेसर्स की नियुक्ति में एक जातिवाद अहम रोल अदा करता है, लेकिन क्या यूनिवर्सिटी के भीतर जो बच्चे पढ़ने आते हैं, क्योंकि 15 साल की दिल्ली यूनिवर्सिटी बहुत बदली है, चाहे वो फीस के मामले में हो चाहे माहौल के मामले में हो, क्या वो जातिवाद उन बच्चों को क्लासरूम के भीतर भी महसूस होता है? और वो आपके लिए कितनी बड़ी चुनौती है कि आप बच्चे बच्चे में भेद नहीं कर सकते, लेकिन जो गलत कर रहा है उसे समझाना भी है। तो वो स्थिति कैसे बनती है, उससे कैसे बाहर निकला जाए, और एक प्रोफेसर होने के नाते क्या बेहतर आपको लगता है कि कैसे उस पूरी परिस्थिति को बेहतर किया जा सकता है? निश्चित रूप से, इसीलिए मैं कहता हूँ कि मेरे लिए अब तक की ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत यादें मेरे क्लासरूम की हैं। उस क्लासरूम में 14 साल 14 बैच को जितना मैंने पढ़ाया होगा उससे ज़्यादा मैंने खुद पढ़ा, मैंने सीखा। उस याद को, उस अनुभव को नौकरी छीनने वाले कभी नहीं छीन सकते। उसने दुनिया को देखने और समझने का नज़रिया दे दिया। शौक़ दीदार अगर है तो नज़र पैदा कर, तो वो नज़र पैदा किया इन विश्वविद्यालयों ने और कॉलेज ने। जाति व्यवस्था पढ़े लिखे लोगों में सामने से नहीं दिखती। पढ़े लिखे लोग इतना समझते हैं, वो मूर्ख होते हैं जो सामने बोल देते हैं कि तुम दलित हो, तुम पिछड़े हो। वो मूर्ख जातिवादी हैं, प्रोफेसर भी बन गए हैं ऐसे। वो एक हमारा आंदोलन चल रहा था, मैं आपके यहाँ बता ही दूँ उस किस्से को। रिजर्वेशन लागू नहीं हुआ हमारे डिपार्टमेंट में, यूआर की जितनी पोस्ट थी उसमें केवल सवर्ण लोगों का सिलेक्शन हुआ और ओबीसी का ओबीसी में, शेड्यूल कास्ट का शेड्यूल कास्ट में। और थोड़ा हम लोग का मिजाज पहले से रहा है, मैंने अपनी पृष्ठभूमि परिवार की बताई तो वो खुददारी रहती है कि जो होगा देखा जाएगा। किताब में फहमीदा रियाज की वो नज़्म यूं ही नहीं थी, आपने जो कहा कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, वो तुमको खौफ दिलाएंगे, जो है वो भी खो सकता है, इस राह में रहजन है इतने, कुछ और यहाँ हो सकता है। तब उसमें जवाब उन्होंने दिया कि कुछ और तो अक्सर होता है, पर तुम जिस लम्हे जिंदा हो वो लम्हा तुमसे जिंदा है। ये वक्त नहीं फिर आएगा, तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा। तो ये आत्मविश्वास है, वो मेरे कल्चर से मुझे मिला है, वो मेरी आइडियोलॉजी से मुझे मिला है। जब मैंने बुद्ध को पढ़ा, जब मैंने कबीर को पढ़ा, और कबीर को तो मुझे पढ़ाना होता था। दुनिया ऐसी बावरी पाथर पूजे जाए, घर की चाकी कोई न पूजे जा का पीस। कबीर हिम्मत देने का काम करते थे। सांच कहो तो मारन धावे, झूठे जगपतियाना रे, साधो ऐसा जग बोराना। तो कबीर हिम्मत देते थे। प्रेमचंद ने हिम्मत दिया, जो आपने लाइन पढ़ी है वो प्रेमचंद की लाइन है गोदान की। तो बहुत रीढ़ जो मजबूत हुई इन्हीं विश्वविद्यालयों में हुई।
लेकिन ऐसे लोग भी मिले जो उस रीढ़ को कमज़ोर करने की कोशिश करते हैं। जैसे वो जब रिजर्वेशन वाला इशू आया, हमने विरोध में स्टैंड लिया, वो ठीक हुआ। हमारे स्टाफ रूम में एक इसमें एक प्रसंग है, वो टीचर का नाम कुछ और है, बदल दिया मैंने नाम, पता तो उसको भी होगा कि उसने क्या कहा। वो प्रोफेसर है, वो एडमिशन करता है दिल्ली विश्वविद्यालय में, अब तो खैर एंट्रेंस हो गया, पहले तो मेरिट से होता था। और मेरिट से होने पर वो हमसे कह रहा है कि यूआर में ओबीसी एससी कैसे आ जाएगा, वो तो ओबीसी एससी है, उसका तो अलग होता है। तो हमने कहा सर यूआर मतलब अनरिजर्व्ड होता है, उसमें मेरिट में जो आएगा वो सारे आ सकते हैं, भले ही वो एससी एसटी ओबीसी कोई भी हो। अरे ऐसे कैसे, तो वहाँ भी तुम ही लोगे, यहाँ भी तुम ही लोग, तो सब तुम ही रख लो। वो मूर्ख प्रोफेसर आज भी मेरे कॉलेज में बैठा हुआ है, वो नहीं जानता कि रिजर्वेशन होता क्या है। मैंने उससे एक लाइन कही कि सर आप सालों से एडमिशन कमेटी के मेंबर हैं, जाने कितने बच्चों का भविष्य आपने बर्बाद किया है। तो लेकिन जो चालाक प्रोफेसर होता है उसका जातिवाद दिखता नहीं, तो वो स्टाफ रूम में महसूस होता है। वो आपके साथ थाली में खाएगा, लेकिन जब जरूरत पड़ेगी तो इंटरव्यू में आपका नंबर काट देगा। हाँ, ये एक बड़ा स्लोगन इसमें था कि आजकल के द्रोणाचार्य अंगूठा नहीं काटते, वो आपका नंबर काट देते। इसीलिए मैं कह रहा हूँ हमारे सामने एक चैलेंज इस बात का नहीं है कि किसी और को हमें जवाब देना है। मेरी क्लासरूम में हर धर्म, हर जाति, हर मजहब के लोग बैठे हैं, और मैं चाहता हूँ मैं उन सब का शिक्षक हूँ। मैं अपने क्लास में बच्चों से जातियाँ नहीं पूछता था, मुझे नाम भी बच्चों के याद नहीं होते थे। दो किस्म के बच्चों के नाम आपको याद होते हैं, या तो बहुत पढ़ने में अच्छा हो या तो बहुत शरारती हो, उसके अलावा नाम वाम नहीं याद होते ना। मेरा बहुत इंटरेस्ट होता था, इसलिए मेरी क्लासरूम ने मुझे सिखाया कि जिस बच्चे के जहन में जातिवाद है मुझे उससे भी जातिवाद दूर करना है, और जिस बच्चे के जहन में जाति को लेकर इन्फीरियरिटी है, लैंगिक आधार पर इन्फीरियरिटी है, कोई गरीब तबके से आया है, उसके अंदर कोई आत्मविश्वासहीनता है, मुझे उसको भी आत्मविश्वास से लबरेज करना है। तो मेरे लिए, मैं बतौर शिक्षक जब खड़ा हूँ तो मेरे लिए सबसे बुनियादी उसूल है इंसानियत। और इसलिए मैंने कहा कि जब तुम शिक्षक को डराते हो, जब तुम शिक्षक को कमज़ोर करते हो, जातिवादी बनाते हो, तो वो अपनी क्लासरूम में जा कर के कमज़ोर, मुर्दा, रीढ़विहीन विद्यार्थी तैयार करता है, जो समाज में जाकर मुर्दा नागरिक बन जाएगा। तो हमने उस फर्ज को निभाया। न निभाते तो साहब आजकल तो क्या क्या ज़माना है, सरकार के खिलाफ आप बोलिए तो आपकी कौन सी रिकॉर्डिंग कौन निकाल लेगा कि क्लास में ये बोलते। क्लास में क्या बोलना है ये अनुशासन मुझे पता था, कैसे बोलना है ये शिक्षक की ट्रेनिंग मेरे गुरुओं ने, मेरे तमाम लोगों ने दी। तो उस क्लास में मुझे जाति, धर्म, लैंगिक आधार, इन सब के भीतर जो विभाजन है इसको ठीक करना है। हमारे तो सिलेबस में अस्मितावादी विमर्श पढ़ाया जाता है, तो मेरे लिए हर बच्चा एक था, और हर बच्चे को, मुझे कोई जाति के अहंकार में है तो उसके अहंकार को कम करना है, कोई जाति से अपमान महसूस कर रहा है उसके अपमान को आत्मविश्वास में बदलना है। वो निभाया हमने, और इसीलिए 14 साल के करियर में एक बार भी कभी कोई कंप्लेन का मौका नहीं मिला। जो लोग आज कहते हैं कि लक्ष्मण यादव पॉलिटिक्स करता था, तो वो तो बाद की बात है। हमने एक प्रोफेसर के जीवन को निभाया है, इसलिए इस बात को कहते हैं। और वही वो बच्चों के, अब अगर आप ये ना करते तो बच्चे आपसे प्रेम नहीं करते हैं। ये एक सवाल और लक्ष्मण भाई कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के भीतर जैसे पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बढ़ा है, या किसी भी यूनिवर्सिटी के भीतर देश में जितनी तमाम नेशनल यूनिवर्सिटी हैं, इसके दो खांचे हैं। पहला खांचा कहता है कि विश्वविद्यालयों में राजनीति नहीं होनी चाहिए। दूसरा खांचा कहता है कि अगर विश्वविद्यालयों में राजनीति की ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी तो वही बच्चा जब एक वोटर बन के नेता को चुनने जाएगा तो उसकी राजनीतिक समझ क्या होगी। इस चुनौती को कैसे देखते हैं, और जो राजनीति के नाम पर यूनिवर्सिटी में हिंसा बढ़ी है ये कितनी खतरनाक है, और इस किताब के ज़रिए बच्चों को कैसे समझाया जा सकता है? बहुत गंभीर सवाल है, बहुत ज़रूरी सवाल है। आई हेट पॉलिटिक्स करके इसमें एक चैप्टर ही है। भारत जब जंगे आज़ादी में था तो पूरा मुल्क सड़कों पर नहीं था। अधिकांश लोग खड़े होकर तमाशा देखते थे, या उन्हें पता ही नहीं था कि हो क्या रहा है। गरीब, कमज़ोर, मजलूम लोगों को पता ही नहीं गुलामी क्या होती, क्योंकि जब उन कोई और गुलामी नहीं कर रहा था तो वो अपने इलाके के किसी का गुलामी कर रहे थे। सड़कों पर पूरा भारत नहीं था। अधिकांश ऐसे लोग थे उनमें जिसको पता था कि गुलामी का मतलब क्या है और जंग आज़ादी क्यों लड़ी जा रही है, फिर भी वो उसमें शामिल नहीं थे। थोड़े से जुनूनी लोग हर दौर में होते हैं जो अपने वक्त की सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन फ़ायदा उन्हें भी मिलता है जो चुपचाप बैठ के दूर देख रहे होते हैं। जब आज़ाद हुआ मुल्क तो उन्हें भी फ़ायदा मिला, वो भी आज़ाद हुए जो इस आज़ादी की लड़ाई में शामिल नहीं थे। अरे आज़ादी का फ़ायदा तो उन्हें भी मिला जो आज़ादी के खिलाफ थे,
आज़ादी की लड़ाई की माफ़ी भी मांग रहे थे। तो खैर इसी तरह से समाज होता है। कबीर कोई एक बनता है, फ़ायदा पूरे समाज का होता है। भगत सिंह कोई एक बनता है, अंबेडकर कोई एक बनता है, गांधी कोई एक बनता है, लेकिन उसका लाभ जहाँ जहाँ जितना मिलना होता है सबको मिलता है। वैसे ही शिक्षक और विद्यार्थी है। इसमें आई हेट पॉलिटिक्स में जो चैप्टर है उसमें ये कहा है कि ट्रेड यूनियन जो डूटा का बना था उसमें भी कभी सारे टीचर नहीं गए, स्टाफ रूम में बैठते थे। मैंने टीचरों की कैटेगरी बनाई है इसमें। कुछ ऐसे टीचर थे जिनको कोई मतलब नहीं, सैलरी आ रही है, चुपचाप गए, पढ़ाए, चले गए। कुछ ऐसे टीचर होते थे जिनको क्लास नहीं लेना, बाकी सब काम करना है, वो दूसरे नहीं। कुछ ऐसे लोग थे कभी कभार गए, कभी कभार नहीं गए। डूटा ने जब जब प्रोटेस्ट की तो फायदा उसको भी मिला जो कभी डूटा में नहीं गया, जो ये कहता था स्टाफ रूम में बैठकर आई हेट पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स ये चीज़ होती है। एक पक्ष तो इसका इस आपके सवाल का ये है। दूसरा पक्ष ये है कि मेरा एक सवाल है और मैं विद्यार्थियों से भी कहता था, क्योंकि हम लोग भी आंदोलन करते थे, टीचर आंदोलन करते थे। अब जब से सरकारी लोग उस शिक्षण संस्थान में बैठ गए हैं, अब वो आंदोलन खत्म हो गए हैं, क्योंकि वो तो सरकार के लोग हैं। जो ऊपर सरकार कर रही है वही वो उसको झेल रहे हैं। अगर सरकार के लोग कहते हैं कि राम मंदिर का उद्घाटन का कार्यक्रम अयोध्या में जैसा हो, उससे बड़ा कार्यक्रम DU कैंपस में होना चाहिए। पूरा DU कैंपस भगवा रंग में रंग दिया गया। मेन गेट पर DU के जय श्री राम लिखा हुआ था। कोई प्रोफेसर विरोध किया? क्या किसी और धर्म का स्लोगन आप एक सरकारी विश्वविद्यालय पर लगाया जा सकता है? केंद्रीय विश्वविद्यालय पर विद्यार्थियों के हॉस्टल की जमीन पर गौशाला खोलने की हिम्मत कौन कर सकता है? यज्ञ 76 कुंडी होगा, सरस्वती पूजा होगी, हवन होगा, ये कुलपति कर रहा है। कोई और धर्म का अगर वर्चस्व होता तो तुम्हारा विश्वविद्यालय क्या होता? तुम ताकत में ज़्यादा हो, तुम सरकार में हो, तो तुम विश्वविद्यालय को एक रंग में रंग रहे हो। ये पॉलिटिक्स है कि नहीं है? तुम एक ही RSS से सारे कुलपति बना रहे हो, सारे प्रिंसिपल बना रहे हो, सारे प्रोफेसर का बैकग्राउंड चेक कर रहे हो। ये पॉलिटिक्स नहीं है? एक तो ये पहलू है। आखिरी बात, मैंने विद्यार्थियों से उन आंदोलनों में एक बात कही, आपका सिलेबस कौन तय करता है? तो कहते हैं प्रोफेसर। हमने कहा प्रोफेसर को कौन तय करता है? सरकार। पॉलिटिक्स। आपकी फीस कितनी होगी निर्णय कौन ले रहा है? पॉलिटिक्स। आपको कौन पढ़ाएगा कौन नहीं पढ़ाएगा निर्णय कौन ले रहा है? पॉलिटिक्स। आप क्या पढ़ेंगे क्या नहीं पढ़ेंगे ये कौन तय कर रहा है? पॉलिटिक्स। तो आप पॉलिटिक्स को क्यों नहीं तय कर रहे? आखिरी बात, जिसको पॉलिटिक्स पता है ना, वही बच्चों को समझाता है कि किसानों को किसानी करनी चाहिए, पॉलिटिक्स नहीं। प्रोफेसर को प्रोफेसरी करनी चाहिए, पॉलिटिक्स नहीं। जनता को जनता की तरह चुपचाप 5 किलो अनाज पर गुलाम बन के रहना चाहिए, पॉलिटिक्स नहीं। क्योंकि पॉलिटिक्स हम करेंगे जो सबको शिकार होंगे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया एक बात कहते थे कि अगर अच्छे लोग राजनीति में नहीं आएंगे तो बुरे लोगों की राजनीति के शिकार होंगे। तो पॉलिटिक्स और भगत सिंह का एक लेख है, विद्यार्थी और राजनीति। हमारी शिक्षा व्यवस्था राघव जी क्लर्क पैदा करने की शुरुआत से चली आई। खुददार इंसान पैदा करने तक कब आएगी? हम गुलाम पैदा करते हैं। विद्यार्थी अगर राजनीति नहीं करेगा तो नेता कहाँ से पैदा होंगे? प्रॉपर्टी डीलर नेता बनेगा, आपके इलाके का सबसे बड़ा अपराधी नेता बनेगा, या आपके इलाके का सबसे बड़ा पूंजीपति नेता बनेगा। पढ़े लिखे समझदार जागरूक और खुददारी वाले लोग नेता कहाँ से आएंगे? और आज इस देश में नेता कौन बन रहा है? इस सवाल के साथ विश्वविद्यालयों को जोड़ना चाहिए। हाँ, जब नेता बनने लगे इस देश के वंचित शोषित लोग, जब विद्यार्थियों के आने से कैंपस का रंग बदला, उसी JNU में बिरसा फुले अम्बेडकर पेरियार के नारे लगने लगे, उसी DU में जब हमने URDF बनाया, उसी DU में जब हमने रोस्टर आंदोलन चलाया, तो वही होता है ना, जब तक खेल का नियम आपके पक्ष में था तब तक खेल आप खेल रहे थे। फिर जब खेलने वाले हर तबके के लोग आ गए तो आप नियम बदल दे रहे हो। चलो बदल दो, हम बदले हुए नियम से भी खेल कर तुम्हें दिखाएंगे। जी। और पूछना चाहूँगा, जैसे तमाम सारे किस्से होते हैं एज अ प्रोफेसर रहते हुए, कई बार कुछ ऐसे छात्र भी मिलते हैं जो उस विचारधारा से मेल नहीं खाते हैं, एक्सट्रीमिस्ट होते हैं और उनका विवाद रहता है। कोई ऐसा किस्सा बताइए जब किसी छात्र के साथ बातचीत करके आपको ऐसा लगा हो कि मेरा पढ़ाना सफल हुआ और इसके विचारों में परिवर्तन हो गया, क्योंकि वो असली जीत है। मुझे लग रहा है कि ऐसे अनगिनत किस्से हैं। मैं जब एक सामाजिक भूमिका के तहत, प्रोफेसर का काम केवल ये नहीं, इसीलिए प्रोफेसर ऑटोनॉमस है, मतलब उसको एक फ्रीडम है कि एक विश्वविद्यालय जो ग्लोबल नॉलेज का केंद्र होता है, उस विश्वविद्यालय में वैश्विक ज्ञान पर बात होती है, एक विचारधारा की नहीं होती।
ये अलग बात है कि विचारधाराओं की सरकारें जब रहीं तो अपने अपने विचारधारा को उन्होंने अपने ऊपर आरोपित किया, और इस बार की सरकार ये कर रही है कि हर विचार, बाकी विचार जितने उसको खत्म कर देना है। ये केवल अपने विचार को विश्वविद्यालय में नहीं भर रहे, इनसे असहमत विचारों को खत्म कर दो। एक स्टाफ रूम में लक्ष्मण यादव रहता है तो जाने कितनों की रीढ़ बन जाता है, क्योंकि ये डरता क्यों नहीं, ये हमारे पैरों पर झुकता क्यों नहीं, ये दूसरे विचार का इसी मात्र से दिक्कत नहीं होती। इसलिए इस समय विश्वविद्यालय सबसे बुरे और सबसे वाहियात दौर में है, क्योंकि बाकी असहमत विचारों और आवाज़ों को बिल्कुल कुचला जा रहा है। 1000 लोग निकाले गए विश्वविद्यालय से, अकेले लक्ष्मण यादव नहीं निकले। और किसको रख रहे हो? 100 में 96 API मेरा था। मेरा प्रिंसिपल RSS का पदाधिकारी है, उसको भेजा गया वहाँ ये काम करने के लिए। तो RSS का आदमी अगर प्रिंसिपल, प्रोफेसर, वाइस चांसलर बन सकता है तो RSS से असहमत आदमी भी तो बन सकता है, क्योंकि क्राइटेरिया RSS नहीं है। क्राइटेरिया MA, NET, JRF, आर्टिकल, किताब, पब्लिशिंग और टीचिंग एक्सपीरियंस ये है, और उसमें मेरा 96 नंबर था। तो क्राइटेरिया मैं पूरी कर रहा था, और प्रोफेसर कौन बना? 50 नंबर वाला, क्योंकि वो RSS का था। एक तो ये खतरा है, पूरे पहलू को यहाँ समझें। दूसरी बात, हम विचारधारा ओढ़ करके शिक्षक के ऊपर मैं ये कहूँ कि विचारधारा काम नहीं करती तो ये झूठ बोलना होगा, क्योंकि मेरे अपने कॉलेज के कई शिक्षक क्लास में जा कर के ये समझाते थे कि हाँ, गाय गोबर गौमूत्र में विज्ञान है, तो उसको पूरा हक है, वो उसी तरह से समझाएगा। लेकिन दूसरा शिक्षक जाके कहता था कि नहीं, वैज्ञानिक चेतना जरूरी है। तो विद्यार्थी हर तरह के विचार को लेता है, फिर अपना एक विचार डेवलप करता है। आप तो खत्म कर दिए। तो विद्यार्थियों में कई विद्यार्थी ऐसे मिले, जैसे मेरे कई विद्यार्थी खुद RSS से जुड़े होते थे, क्लास के बाहर आके कहते थे सर आपकी ये बात गलत है। तो मैंने कहा रेफरेंस दो। मैं उनसे खूब बातें करता था, मेरे बहुत प्यारे विद्यार्थी, और आज भी कई विद्यार्थी संपर्क में। कुछ एक्सट्रीम होते हैं, वो बहुत अभद्र ढंग से करने लगते हैं, अधिकांश विद्यार्थी। और उन्होंने हमसे डिस्कस किया कि सर RSS यहाँ गलत नहीं है, यहाँ सही है। तो मैं कहता था ये किताब पढ़ो, वो किताब पढ़ो, इस आर्टिकल को पढ़ना, इससे सोचो। अच्छा, RSS के इस विचार पर क्या सोचते हो? क्लासरूम के बाहर तो टीचर से बच्चे मिलते हैं ना। और हमने कई विद्यार्थियों को ऐसा महसूस किया कि वो आके एक दिन बोलते हैं कि सर बच गया, वरना कहीं और चला गया होता। वो सबसे बड़ी पूंजी है मेरे लिए। एक विद्यार्थी को जिस दिन मैं इंसान बन के देखता हूँ ना, मेरे लिए उसका एग्ज़ाम का नंबर नहीं, वो इंसान बनना मेरे लिए सबसे बड़ी पूंजी होती थी। और ऐसे बहुत सारे किस्से हैं। एक चैप्टर है इसमें, जाति जो जाति नहीं है। इसके बारे में बातचीत तो वैसे लंबी हो ही चुकी है जाति पर, लेकिन मैं ये एक चीज़ समझना चाहूँगा कि 2 तरीके के फ्रेम यूनिवर्सिटी में आजकल डिस्कस हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि अगर उन पदों पर सवर्ण बैठे हैं या वो लोग जो एक खास विचारधारा से ताल्लुक़ रखते हैं, तो वो उनको ही चुनेंगे जो उस विचारधारा से मिलते जुलते हैं या सवर्ण हैं। दूसरा धड़ा कहता है कि अगर ये सच है तो ये भी तो सच हो सकता है कि जब वो लोग बैठेंगे जो सवर्ण नहीं है और समानता की विचारधारा से आते हैं, तो क्या जब वो वहाँ बैठेंगे तो वो हमारे साथ यही नहीं करेंगे? इस खौफ से हम ये कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। ये बात अपने आप में हास्यास्पद है, लेकिन ये सोच तो कहीं ना कहीं फॉरवर्ड हो रही है। देखिए, अब ये इसका जवाब तो कितना बढ़िया है कि जब मनुस्मृति लिखने वाले ने मनुस्मृति लिखी तो उसने बदला लिया कि जो पैर से पैदा हुआ वो पढ़ नहीं सकता, मुख्य मार्ग पर चल नहीं सकता, और ये वो। लेकिन जब बाबा साहब अम्बेडकर को मौका मिला तो बदला नहीं लिया। उन्होंने बराबरी की एक किताब लिख दी, तुम भी बराबर हम भी बराबर। वो है भारत का संविधान। जो न्याय और समता का मूल्य है वो बराबरी का मूल्य है। तो एक जो आपने सवाल पूछा है वो शानदार सवाल है, मगर उसका पहलू केवल ये नहीं है। BHU में मैं इंटरव्यू देने गया, इंटरव्यू बोर्ड का किस्सा सुनिए, बनावट सुनिए। ये तय नहीं है कि उन सवर्णों को बिठाया जा रहा है कि सवर्ण ही चुने, नहीं, ऐसे लोगों को इंटरव्यू लेने भेजा जाता है जो हमारे मुताबिक चुने, हमारी लिस्ट को फाइनल करें। जो ऊपर से लिस्ट आती है, अब तो खुला खेल है। ये किताब उस चीज़ को बताती है। लड़कियों का शोषण, गुरु दक्षिणा, गुरु बनने की दक्षिणा चैप्टर है इसमें। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम कह नहीं सकते, मगर इस देश के लोगों को ये जानना चाहिए कि आपके यहाँ क्या हो रहा है विश्वविद्यालय में। और मैं ये आरोप लगा रहा हूँ, इशारे में सब समझ जाएंगे। 25 लाख से 50 लाख कौन नहीं जानता भाई। तो इसलिए मैं अब और नहीं कुछ बोलूँगा। अब आइए उस पूरे स्ट्रक्चर पर। वो जो इंटरव्यू लेने बैठ रहे हैं वो कौन लोग बैठे हैं?
वो चुन करके बैठाए गए हैं कि आपके पास एक लिस्ट जाएगी, उस लिस्ट पर आपको दस्तखत करने हैं। बाकी आपको क्या मिलेगा? काजू प्लेट में रखी हुई है, बढ़िया एकदम जूस पीजिए, नंबर 1 का खाना खाइए और जाते समय प्रतिदिन 5,000 10,000 रुपये के हिसाब से पैसा लेके जाइए। रिटायर्ड लोग जिनको कोई नहीं पूछता, वो प्रोफेसर बनाने के इंटरव्यू में जाता है। कोई टीका लगा के बैठा है, कोई कुछ लगा के बैठा है, और मुझसे इंटरव्यू बोर्ड में पूछ रहा है, बताओ ताड़ना का अर्थ तुम्हारे हिसाब से क्या है? अरे मेरे किताब पर पूछो, मेरे पढ़ाने पर पूछो। 1.5 मिनट के इंटरव्यू में कोई प्रोफेसर बनेगा कि नहीं बनेगा कैसे तय कर सकता है? 1.5 मिनट का इंटरव्यू, इसका मतलब तुम पहले से तय करके बैठे हो। दिल्ली विश्वविद्यालय ने 5 दिन में 500 लोगों के इंटरव्यू लिए हैं, एक दिन में 100 लोगों का इंटरव्यू। क्या तुम इंटरव्यू लोगे? खुलेआम तमाशा चल रहा है। और इसलिए कोई मेरिट के आधार पर, कहाँ गए वो लोग जो एक समय आरक्षण का विरोध ये कह के करते थे कि मेरिट से कंप्रोमाइज हो जाएगा? ये 25 लाख दे के जो आया है वो कौन सा मेरिट लेके आया? जिसका इंटरव्यू 1.5 मिनट का हुआ उसकी मेरिट तुमने कैसे चेक की? जिसका API 96 नंबर था उसको बाहर करके 52 नंबर वाले को तुम दे रहे हो। विश्वविद्यालय को खराब शिक्षकों के हाथों तुमने बर्बाद कर दिया। एक पक्ष, इंटरव्यू बोर्ड में कौन बैठ रहा है ये तय हो गया। BHU में मैं गया था इंटरव्यू देने और मैं पहले ही फेसबुक पर लिख दिया मेरा इंटरव्यू लेने कौन लोग बैठे हैं। वाइस चांसलर अपर कास्ट, उसके बाद विजिटर नॉमिनी अपर कास्ट, वहाँ का डिपार्टमेंट हेड अपर कास्ट, 3 सब्जेक्ट एक्सपर्ट तीनों एक ही जाति के, अपर कास्ट में भी। तो जो 5 लोग ऊपर के बैठे हैं, पांचों सेम जाति के। एक OBC ऑब्जर्वर बिठाया है जो मजबूरी है, जिसकी कोई औकात नहीं होती। मैथ वाले को हिंदी के इंटरव्यू में बिठाते हो, उसको पता ही नहीं कौन सा सवाल पूछा जा रहा है, वो न्याय क्या करेगा? ये तय ही नहीं। और जानते हैं आज भी इस देश के विश्वविद्यालयों में SC ST OBC प्रोफेसर ना केवल ऑब्जर्वर बनने लायक हैं। विद्वान कौन है सब्जेक्ट का? वही अपर कास्ट। बताओ मनुस्मृति लागू है कि नहीं विश्वविद्यालय में? इसी चैप्टर किताब में है। गए तो नाम पूछा राकेश कुमार, ये सच्ची घटना है। पूरा नाम बोलो। सर पूरा नाम राकेश कुमार। पिताजी का नाम? तो कहा कि पिताजी का महेंद्र कुमार। तो कहा पिताजी का पूरा नाम? कहे महेंद्र कुमार पथिक। तो कहा पथिक किस में आते हैं? तब राकेश बोल पड़ा कि सर आप मेरी जाति जानना चाहते हैं ना, खुल के बोलिए। अरे नहीं वो बात नहीं है। अरे नहीं सर यही बात है, दलित हूँ, अब मुझे इंटरव्यू भी नहीं देना। और सच्ची घटना है। आप क्या जानना चाह रहे थे उससे? क्योंकि उसकी जाति आपको पता नहीं चल रही थी। एक हमारे ही दोस्त से पूछा गया कि इंटरव्यू देने तुम कैसे चले आए? तो UR की सीट है, तुम तो OBC हो। हाँ, ये चीज़ मैं पूछना चाहूँगा कि इस बार भी जो नोटिफिकेशन निकले उनमें ये किस्सा बार बार कहा गया और इसका कुछ छात्रों ने विरोध भी किया। ये अनरिजर्व्ड सीटों पे अगर सब लोग नहीं लड़ेंगे तो ये तो 50% खुला आरक्षण हो गया। अब मैं आपको उदाहरण देके बताऊं, दिल्ली विश्वविद्यालय में 4,000 नियुक्तियां कर ली गई। 4,000 में 2,000 UR है ना, 2,000 में 2 एक्सेप्शनल केस दिखा दीजिए जो SC ST OBC UR पर सेलेक्ट हुआ हो। अब आप एक और टेक्निकल पॉइंट समझिए। इंटरव्यू देने में गया, 5 दिन इंटरव्यू होना है, तो एक दिन इंटरव्यू होगा SC का, एक दिन इंटरव्यू होगा ST का। मेरा इंटरव्यू हुआ OBC कैटेगरी में, UR का अलग दिन हुआ, तो UR पर मैं कैसे जाऊंगा जब मेरा इंटरव्यू ही तुम अलग ले रहे हो? मैं UR की लिस्ट में हूं ही नहीं, पहले ही लिस्ट में पहले ही तुमने बांट दिया। तो 50% इतना इलीगल ये काम हो रहा है। बस इस देश के लोगों को इससे कहाँ फर्क पड़ता है? इस देश को पता ही नहीं कि उस देश के विश्वविद्यालय कैसे बर्बाद किए जा रहे हैं। जब UR के लिस्ट में इंटरव्यू देने के लिए कोई बुलाया नहीं जा रहा है तो उसका अपॉइंटमेंट कैसे होगा? और मैं दावे से कर रहा हूं 2,000 अपॉइंटमेंट अपर कास्ट के हुए होंगे UR पे। एक भी अपवाद दिखा दीजिए, एकाध कहीं मिल जाएगा तो वो भी उन्हीं का आदमी होगा, लड़के करा लिया होगा। ये इस देश में विश्वविद्यालय में संविधान लागू नहीं है, क्योंकि 100% वेटेज इंटरव्यू बोर्ड को है। अगर इंटरव्यू बोर्ड में बैठकर एक आदमी ने कह दिया कि लक्ष्मण यादव को बाहर करना है, बाकी 5 को रख लो, कौन तय किया था कि बाहर करना है? इसका मतलब तुम रिजल्ट पहले से तय किए थे। वैसे ही तुम रिजल्ट पहले से तय करते हो कि UR पर UR को अपर कास्ट को रखना है, EWS में एक ही जाति। अरे मैं मुझसे बताओ ना कि देश के विश्वविद्यालयों में चले जाओ, मेरे देश के लोगों, अपने अपने देश के विश्वविद्यालय में। मैं इस किताब को पढ़ते हुए भूमिका में कहा हूँ ना कि आप इस किताब को पढ़ते हुए एक काम जरूर करिएगा। ये किताब आपको अच्छी लगे खराब लगे मैं नहीं जानता, लेकिन मेरी किताब पढ़ने के साथ अपने अपने इलाके के आसपास के किसी सरकारी स्कूल, किसी सरकारी डिग्री कॉलेज या यूनिवर्सिटी में ज़रूर जाइएगा एक बार। और मैं अपने लोगों से कहता हूँ कि एक फ़ोटो खींचकर सोशल मीडिया पर लगाइए। हर विभाग में एक विभागाध्यक्ष की सूची बनी होती है। कोई यूनिवर्सिटी अगर 50 साल पुरानी है, 100 साल पुरानी है, मेरा दिल्ली विश्वविद्यालय 100 साल पुराना है,
और 72 साल का उसका हिंदी विभाग था। एक भी SC ST OBC विभागाध्यक्ष ही नहीं बना था, और पहला दलित बनने गया तो उसका आंदोलन करना पड़ा। और जाके अपने देश भर में देख लो कौन लोग विभागाध्यक्ष बने। जब पहली बार आने लगे SC ST OBC, तुमने विश्वविद्यालय बेच दिया नई शिक्षा नीति में। फीस 40,000 50,000 रुपए हैं, सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज आ चुके हैं, हेफा बनाए, पहले UGC होता था, अब हेफा बनाए, हायर एजुकेशन फंडिंग एजेंसी, DU JNU लोन ले रहे हैं, और लोन लेगा तो लोन चुकाना पड़ेगा, और फीस महंगी हो रही है। पहले से तय हो गया ना कि कौन पढ़ेगा कौन नहीं पढ़ेगा। कलम किताब बिक गई भाई, ये किताब आपको वो कह रही है। और उस बिकने में SC ST जो सबसे पहले से काबिज है वो तो रहेगा, जो सबसे बाद में इस सिस्टम में आया वही अब सबसे पहले इस सिस्टम से बाहर हो रहा है। ये इस किताब की मूल चिंता है। ये मूल चिंता है कि भारत की सभ्यता की बुनियाद में मट्ठा डाला जा रहा है। विश्वविद्यालय पार्टी के एजेंडे को चलाने की जगह नहीं होती। विश्वविद्यालय किसी RSS, किसी विश्व हिंदू परिषद, किसी ABVP के कैंपस प्लेसमेंट सेंटर नहीं होते। और तुम खुलेआम भरे जा रहे हो अपने कैडर को। भर लो, पहले भी लोगों ने भरा, कांग्रेस थे कांग्रेसियों ने भरा, कम्युनिस्ट थे कम्युनिस्टों ने भरा, लेकिन तुमको भी रखा था। जो तुम रिटायर हुए RSS के लोगों, तुम्हारी सरकार नहीं थी। तो हर विचार के लोग होने चाहिए। RSS का भी रहना चाहिए, लेकिन कोई RSS पे सवाल उठाने वाला भी तो रहना चाहिए। इसलिए विश्वविद्यालय पूरी तरह बर्बाद हो रहे हैं, कई तरफ से बर्बाद हो रहे हैं। बस ये होता है ना कि किसानों को अपनी फसल और नस्ल बिकने की चीज़ जब सामने दिख गई तो सड़क पर उतर गए, मारे गए, लड़ रहे हैं। शिक्षा की बर्बादी सामने से नहीं दिखती, लंबे समय बहुत दिन बाद आपको पता चलेगा कि बाजार लुट गया, खेत चिड़िया चुग गई, मगर अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। एक सवाल ये कि भारत शायद पहला ऐसा देश होगा जब JNU की फीस का मामला बाजार में आया तो लोगों ने इसलिए आंदोलन किया कि इस यूनिवर्सिटी की फीस इतनी कम क्यों है, इतने कम खर्चे में लोग क्यों पढ़ रहे हैं, इसकी फीस बढ़ाई जाए। पूरे विश्व के इतिहास में ऐसा कोई देश नहीं जो इसलिए आंदोलन करे कि फीस बढ़ा दीजिए। हाँ, अरे वो यही है ना कि मोदी जी आप इतनी मेहनत क्यों करते हैं, आप थोड़ा आराम भी कर लिया करिए। महंगाई के बहुत फ़ायदे हैं। रुपए की कीमत डॉलर की तुलना में जब बढ़ती है तो एक्सपोर्ट फ़ायदेमंद होता है। देश अब उस दिशा में जा रहा है कि वो महंगाई के फ़ायदे गिनाता है, वो बेरोजगारी के फ़ायदे गिनाता है, वो पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ाने के फ़ायदे गिनाता है। कल तक प्याज पर सरकारें गिर जाती थी, अब किसी बात पर नहीं गिरती हैं। अब हर चीज़ को पॉजिटिव ढंग से दिखाया जा रहा है। एक बार इसमें एक पूरा चैप्टर है। जब JNU के आंदोलन की बात थी, रोहित वेमुला के नाम ये किताब समर्पित है। जामिया में लाइब्रेरी में घुस कर आंसू गैस के गोले मारे गए, इसलिए ये किताब एक दस्तावेज है अपने समय का। 14 साल मैंने जो एकेडमिया को देखा उसको इसको दस्तावेज को लिखा है। एक विश्वविद्यालय में जब पुलिस लाइब्रेरी में घुसकर बच्चों की आंख फोड़ रही थी ना, उनकी जाति और उनकी धर्म को देख करके उनको जलील कर रही थी, लाठियां मार रही थी, हमारा देश चुपचाप देख रहा था कि लाठी खाने वाला कोई कम्युनिस्ट है, कोई मुसलमान है, कोई अर्बन नक्सल है। इस देश को यहाँ पहुँचा दिया। आपको आपके बच्चे नज़र नहीं आए, कल आपके बच्चों पर वही लाठी पड़ेगी। अब आप पता नहीं वो लोगों को पता है कि नहीं, आपके बच्चा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में नहीं जा रहा, आपका बच्चा DU JNU नहीं पहुँच पा रहा, आपको चिंता ही नहीं। क्योंकि जब DU JNU बर्बाद किया जा रहा था तो आपको मज़ा आ रहा था, क्योंकि आप नहीं पढ़ पाए। खेलब न खेल देव खेलवे बिगारब, हमारे भोजपुरी में कहावत चलती है। हमको पढ़ने का मौका नहीं मिला, वो कैसे पढ़ रहा है और कम फीस में क्यों पढ़ रहा है। 12 लाख करोड़ रुपया NPA माफ़ कर दिया उद्योगपतियों का। सरकारी शिक्षा और सरकारी नीति क्यों जरूरी है पता है? समाजवादी नारे हुआ करते थे कि रोटी कपड़ा सस्ती हो और दवा पढ़ाई मुफ्ती हो। दुनिया भर में जो भी डेमोक्रेटिक कंट्री रही है वो ये तय करती है कि सरकार चुनता है आदमी तो इसलिए कि कोई दवाई के बिना मर न जाए क्योंकि उसकी जेब में पैसा नहीं है, कोई पढ़ाई के बिना अनपढ़ न रह जाए क्योंकि उसकी जेब में पैसा नहीं, उसकी जाति कोई और थी कुछ। ये राज्य की जिम्मेदारी थी कि वो अपने नागरिकों को शिक्षा दे, दवाई पढ़ाई कमाई सिंचाई दे, और राज्य अपनी भूमिका कम करते गया।
और आपको ये समझाते गया कि नहीं नहीं, इसके सरकारी स्कूल में पढ़ करके हमारे लोग कहाँ से कहाँ पहुँचे, प्राइवेट स्कूल में अब उनके घरों के बच्चे पढ़ते हैं जिसकी जेब में पैसा होता है। इसमें चैप्टर भी है, इसमें पूरा चैप्टर, प्रोफेसर के बच्चे कहाँ पढ़ते हैं। हाँ बाकायदे मैंने लिखा है कि और तो और मैं फिर प्रोफेसर पे आप आ गए, दुखती रख दबा दिया। जो प्रोफेसर अपना विषय पढ़ाता है ना इसी यूनिवर्सिटी में, वो अपने बच्चे को अपना विषय पढ़वाने के कभी नहीं भेजता, उस कॉलेज में एडमिशन नहीं करवाता होगा, उस यूनिवर्सिटी में, क्योंकि उसे पता है कि उसके क्लासरूम में क्या हो रहा है, उसे पता है कि वो क्या करता है। वो अपने बच्चों को, चूंकि उसकी जेब में पैसा है, वो विदेश में भेज रहा है। जैसे हम बार बार एक सवाल पूछते हैं कि अगर धर्म खतरे में, तो अमित शाह का बेटा जैसा बिना बैट बल्ला चलाए वहां पर टूटी फूटी अंग्रेजी में करोड़ों रुपए कमा रहा है, और आपका बच्चा धर्म बचाने जा रहा है, कलम बचाने क्यों नहीं जा रहा है? उसको तो कलम चाहिए थी ना भाई, आज धर्म उसको दिया जा रहा है। धर्म दिल में होता है भाई, कस्तूरी कुंडल बसे ढूढ़े बन माई, और ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नहीं। इसलिए डीयू और जेएनयू जब बर्बाद किया जा रहा था तो मजा इसलिए उन लोगों को आ रहा था, उनको पता ही नहीं था कि डीयू जेएनयू क्या थे। उनको पता नहीं था कि जब जेब में पैसा नहीं था तब भी गरीब कमजोर के बच्चे वहाँ पढ़ने चले गए, और वो गरीब कमजोर के फर्स्ट जनरेशन वाले लोग न पढ़ सकें, इसलिए साजिशन डीयू जेएनयू जामिया इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हैदराबाद यूनिवर्सिटी को बर्बाद किया जा रहा है। एमिटी गलगोटिया और लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी खुली है ना, किसके घर के बच्चे जाते हैं उसमें? ये इस देश की चिंता होनी चाहिए। अब लेकिन दिक्कत क्या है, अब मैं एक आखिरी मैं बता ही दूं, वो चुटकुला थोड़ा सा है लेकिन वो पंचतंत्र की कहानी से लिया गया। बाघ और गधा, ये इसको जरा लोग समझे कि वो किस पर बहस करनी चाहिए, किस पर नहीं कर रहे। बाघ और गधा लड़ गए, गधा बोला कि घास नीली होती है, बाघ बोला नहीं रे मूर्ख हरी है। कहा गधा नहीं नीली है, तो बाघ ने कहा अरे दिख रहा है वो हरी है। दोनों लड़ते हुए चले गए राजा के पास, राजा शेर था। गधा ने कहा कि घास नीली है कि नहीं हुजूर? बाघ कह रहा हरी है। बाघ ने कहा नहीं साहब हरी है, कहाँ नीली नीली कह रहा है? तो कहा बाघ, शेर ने कहा न्याय होगा, बाघ को 1 साल कारावास जंगल से बाहर। बाघ कहा हुजूर ये कैसा न्याय है, आप देख रहे हो घास नीली है और आप गधे के पक्ष में न्याय दे रहे हो? तो शेर बोला कि ये इसलिए नहीं तुमको सजा मिल रही है कि घास हरी नहीं है, घास तो हरी है, मगर तुम्हें अब यही काम रह गया कि तुम गधे से बहस कर रहे हो। अब इस देश के लोग किस पर बहस कर रहे हैं? आपको कहां उलझाया जा रहा है और किसके नाम पर वोट मांगा जा रहा है? पॉलिटिक्स में कहां गए वो लोग जो कलम और किताब पर वोट दिया करते थे? अब लोगों की चिंता ही नहीं। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, डीयू जेएनयू जब बर्बाद हो रहा था तो लोगों को मजा आ रहा था। हम जब प्रोफेसर बर्बाद हो रहा था और विश्व गुरु बनाने का ख्वाब दिखाने वाले लोग गुरुओं को ठेके पर रख रहे थे। संविदा के शिक्षकों को क्या मिलता है साहब, उसको पता ही नहीं कि अगली क्लास में पढ़ाने जा पाएगा कि नहीं। स्कूल में टीचर नहीं, अब कौन नौकरी देने की बात करता है? और इसलिए ये किताब एक मतलब मैं अपने मुंह से क्या कहूँ, केवल ये कहूँगा कि इसको सबको पढ़नी चाहिए। अगर बचा सकते हो स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय अपने प्रोफेसरों को, अपने गुरुओं को, तभी आने वाली पीढ़ी बच पाएगी। एक आखिरी सवाल लूँगा और मुझे बड़ा अच्छा लगा, वो मुझे लगा कि इस किताब में एक न्याय हुआ है। ये प्रोफेसर की डायरी है लेकिन इसमें नॉन टीचिंग स्टाफ का भी जिक्र है। ये बड़ी खूबसूरत चीज़ मुझे लगी और मैं ये पूछना चाहूँगा कि इस पूरे दौरान आपने नॉन टीचिंग स्टाफ को किस तरह से ऑब्जर्व किया और वो सिंपैथी जो दिख रही है वो क्यों है? नहीं, वो सिंपैथी नहीं है राघव भाई, वो दिल की एक वो एहसास है जो जिस इंसानी तहजीब को इन्हें विश्वविद्यालयों ने हमारे अंदर भरा था, वो हमारे जैसे लोग हैं। 2-3 जगह कई बार इस किताब में वो किस्से आए हैं। शिक्षक जब डीयू में आंदोलन कर रहे थे तो सामने उनको रोकने के लिए एडहॉक टीचरों के आंदोलन को रोकने के लिए एडहॉक सिक्योरिटी गार्ड खड़े थे, सामने सामने खड़े थे। और सरकार यही चाहती है, एक जरूरतमंद दूसरे जरूरतमंद के खिलाफ खड़ा हो जाए, दोनों लड़ते रहें और तीसरे का काम बनता रहे। उससे शुरू करके मेरे अपने कॉलेज के नॉन टीचिंग स्टाफ, नहीं है सैलरी उनके पास, नहीं है उनके पास, वो 90% टीचिंग स्टाफ जो है वैकेंट वो था एडहॉक पर था, 80% तक कई कॉलेज में, उसी कॉलेज में 80% तक नॉन टीचिंग स्टाफ भी एडहॉक पर हुआ करता था। पूरा देश ही एडहॉक पर है। मैं फिर से कह रहा हूँ, एक आदमी परमानेंट है, उस एक आदमी को समझ जाइए अब कौन परमानेंट है, वही उसी के जैसे लोग परमानेंट हैं। नॉन टीचिंग स्टाफ बोल नहीं सकता। मेरे कॉलेज के लोग मुझसे मिले, हम ऑफिस में जाते थे तो हमें किसी ने कभी, मेरे नॉन टीचिंग स्टाफ ने ये नहीं, मेरा कॉलेज बहुत प्यारा, मैं आज भी अपने कॉलेज से बेहद बेहद मोहब्बत करता हूँ, बस लोग वहाँ बहुत बदल गए।
उस नॉन टीचिंग स्टाफ ने हमारी आंखों में देख करके कहा था कि साहब आपका परमानेंट हो पाएगा कि नहीं, आपकी बड़ी ज़रूरत है हमारे कॉलेज को। क्योंकि हमारा प्रिंसिपल हमारी बात नहीं सुनता। आप जैसे लोग होते हैं, हम आप अपना दुख कह लेते हैं तो अपनी बात हो जाती है। नए की टीम आती है तो केवल ड्रेस देख लेती है कि नॉन टीचिंग कितना सजा धजा है, गमले कहाँ से कहाँ रखवाए जा रहे हैं। वो गमले से मैंने उसको जोड़ा था। मेरे कॉलेज में जब कोई फंक्शन होता था खूब सजावटी गमले सामने आके रख देते। इंफ्रास्ट्रक्चर। हाँ, ओबीसी एक्सपेंशन का पैसा मिला, सब टाइल्स चमकाने में लगाया गया है। ओबीसी का रिजर्वेशन हॉस्टल में नहीं है, ओबीसी का रिजर्वेशन इनके जो है तमाम कोर्सेज में नहीं है। लेकिन ये इशू नहीं है, पॉलिसी पर डिबेट ही नहीं हो रही इस देश में। ये किताब चाहती है कि पॉलिसी पर डिबेट हो, नॉन टीचिंग स्टाफ को कोई चीज़ नहीं मिल रही है। और आखिरी दिन जो गेट खोलता था ना, मैंने उसकी आंखों में अपने लिए आंसू देखे। वो केवल मेरे लिए आंसू नहीं थे। एक दिन मेरे पास फ़ोन आया, एक नॉन टीचिंग स्टाफ, मैं 14 साल उस कॉलेज में पढ़ाया था और उसके 13 साल हुए। उसने कहा कि सर मेरा भी इंटरव्यू होने जा रहा है, सर मुझे भी निकाल देंगे लगता है, मैं कहाँ जाऊँगा। वो परमानेंट नहीं हुए। इस देश के इंसान सब है ना भाई, तो उस इंसानी फितरत से, उस चिंता से ये किताब लिखी गई है। और इसका प्रोफेसर की डायरी नाम रखने का भी एक प्रोटेस्ट है मेरा। तुमने एक असिस्टेंट प्रोफेसर से उसकी प्रोफेसरी छीनी और जनता उसे कहती है कि हमें ऐसा प्रोफेसर चाहिए। तो मेरा प्रोटेस्ट है कि अगर मैं कलम और किताब बचाने की बात करता हूँ तो मैं असली इस चिंता से वाकिफ़ हूँ। और बाकी तो क्या है, जुल्म के साए में लब खोलेगा कौन, और हम भी चुप रहे तो फिर बोलेगा कौन। बाकी सभी बातें आपको डॉक्टर लक्ष्मण यादव ने बता दी हैं। ज़्यादा कुछ कहने के लिए बचा नहीं, मगर एक बात ज़रूर कहूँगा कि अगर आप स्टूडेंट हैं और पढ़ने जा रहे हैं तो भी ये किताब आपको पढ़नी चाहिए। और अगर आपकी पढ़ाई पूरी हो गई है और अब आप पढ़ाने जा रहे हैं तो भी ये किताब आपको पढ़नी चाहिए। ये किताब आपको क्लासरूम के भीतर न्याय करने की पाठशाला भी सिखाएगी और साथ ही एक और चीज़ सिखाएगी कि जब सब खामोश हों तो बोलना क्यों ज़रूरी होता है। बाकी अपडेट्स के लिए आप पॉलिटिक्स को देखते रहिए। हमारा डिस्कशन आपको कैसा लगा है ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और पॉलिटिक्स को सब्सक्राइब करिए ताकि वो तमाम खबरें जो मेन स्ट्रीम मीडिया में आपको नहीं मिलती हैं वो इस प्लेटफॉर्म पर आपको मिलती रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।